आज हम अपनी अगली कविता के साथ आए हैं और कवि कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय जी कवि हैं, उनकी ये कविता है। रघुवीर सहाय जी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है कई बार कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि उनका जन्म स्थान क्या है। ठीक है, तो आप देखिए 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ, 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद हरदेव सहाय जो कि एक शिक्षक थे, वो इनके पिता भी थे। पिता का नाम यहाँ पे बता दिया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इनकी शिक्षा के बारे में पूछा है कि शिक्षा क्या है। एमए इंग्लिश से इन्होंने क्या किया है? एमए किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और विशेष अभिरुचि अगर आप देखेंगे तो संगीत सुनना, फिल्म देखना, ये इनकी अभिरुचियों में शामिल रहा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ कीर्तियों में। तो कविता दूसरा सप्तक, 4 सप्तक कुल थे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरे सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल थे। और उसके बाद सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये हंसो हंसो जल्दी हंसो आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है कि हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है और क्यों इसको याद रखा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सीढ़ियों पर धूप, ये इनकी कहानी है। ठीक है, तो कविताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ूंगा तो फिर अब देखते हैं इन्होंने अपने बारे में एक अपनी तस्वीर है उसमें क्या कहा है, ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कवि का परिचय है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है इन्होंने? समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठें वह देखो कभी आया, और इस बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठें, पर बात इस तरह जरूर करता हूं कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय हैं और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकें। ठीक है, रघुवीर सहाय अपने बारे में यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधा कविता पे आ जाता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कविता का नाम क्या है? अधिनायक। क्या आपको मालूम होना चाहिए? कविता का नाम क्या है? अधिनायक। और कवि कौन है इसके? कवि हैं रघुवीर सहाय। चलिए, तो क्या लिखा गया है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, पटा सुथन्ना पहने जिसका पुन हर चरना गाता है। क्या कहा गया है? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, पठा सन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए जो प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, अधिनायक से ली गई हैं, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हर चरना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र में किसी का गुणगान नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे किसी न किसी का गुणगान हो रहा है, जिससे कभी कह रहा है कि ये गलत है लोकतंत्र की दृष्टि से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या लिखा है? मखमल टमटम पल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो यहाँ पे कवि फिर क्या कह रहे हैं कि पूछते हैं एक सवाल एक तरीके से कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार बल्लम, तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके पीछे आगे लोग चवर हिला रहे हैं। चवर जानते होंगे आप लोग, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजवाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है, वह कौन है और ऐसा क्यों करवा रहा है? लोकतंत्र में क्या किसी दृष्टिकोण से ये चीज सही है? तो ये एक सवाल यहाँ पे कवि पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो आगे यहाँ पे फिर अगली पंक्ति देखेंगे, तो अगली पंक्ति में कवि क्या कह रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है? पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनको तमगे कौन लगाता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, पंक्तियां क्या है? पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल,
सिंहासन पर बैठे उनको तमगे कौन लगाता है। कवि क्या पूछ रहा है इसके माध्यम से कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। हमारे जो देश की जनता अभी भी गरीबी में जी रही है, क्योंकि और गरीबी के कारण वो कंकाल की तरह प्रतीत हो रहा है। गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा लिया जाता है। कभी पूछते हैं आखिर ये तमगे लगवाने वाले कौन है, कौन है जो तमगे लगवा रहे हैं खुद से, है ना। फिर आगे मैं बढ़ता हूं तो आगे यहाँ पे कवि फिर क्या कह रहा है, कौन है वह जन गण मन। क्या कह रहा है, कौन कौन है जन गण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कौन कौन है वह जन गण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो यहां पे कवि क्या पूछ रहा है, इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग ना चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर रहे हैं, वह महाबली कौन है। तो बहुत जायज प्रश्न कवि ने यहाँ पे पूछा है। इन प्रश्नों के बारे में लोकतंत्र में जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर लोकतंत्र में जनता की हालत ऐसी खस्ती हो गई है, बाकी सबकी हालत अच्छी है, जनता के सिवा गरीबों की हालत अच्छी नहीं है, जो अमीर हैं उनकी हालत अच्छी होती जा रही है रोज। तो ऐसा आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास को अभी हम नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो दोबारा से सुनिएगा, और कहीं पे कुछ समस्या लगे तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए शब्द निधि पे आ जाते हैं। जो कठिन शब्द है उसको एक बार समझ लेते हैं। शब्द निधि की मैं बात करूं तो सबसे पहला शब्द क्या है, सबसे पहला शब्द है यहाँ पे विधाता। विधाता का मतलब सब लोग जानते ही होंगे, निर्माण करता, जो किसी चीज का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, सुथन्ना, मतलब पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट एक जो है उसको सुथन्ना कहते हैं, ठीक है। फिर बल्लम, बल्लम का मतलब क्या है, भाले और बर्छी की तरह एक शस्त्र है, उसको बल्लम कहते हैं, ठीक है। तुरही, तुरही क्या है, तूर्य, मतलब युद्ध का घोष करने वाला एक वाद्य है, ठीक है ना। छत्र चवर, आप लोग बहुत सीरियल वगैरह देखते होंगे तो आपको मालूम ही होगा, छतरी और चवर राजसी चिन्ह है ना। फिर तमगे, तमगे मतलब क्या है, मेडल, सब लोग जानते ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर अगले क्लास में मिलेंगे इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए, बिहार का नाम रोशन करिए और उसके बाद परीक्षा में अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।